हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है रेजिंग एंड फीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बफेलो। मतलब जो हमारी गाय और भैंसे हैं ना, उनका जो चारा है उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उन्हें किस टाइम पर कितना चारा खिलाना है। सबसे पहले है फीडिंग ऑफ काउज। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बछड़े वगैरह, उनको चारा कैसे खिलाना है। सबसे पहले है फीडिंग कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम की फीडिंग मतलब कोलेस्ट्रम पिलाना। अब समझो कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। काफ फीडिंग स्टार्ट विद कोलेस्ट्रम्स। एक बछड़ा है ना, वो सबसे पहले क्या खाता है अपनी जिंदगी में, वो सबसे पहले कोलेस्ट्रम पीता है। विच इज द फर्स्ट मिल्क ड्रोन काउ आफ्टर पार्चुरेशन। अब समझो कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। ये होता है जब गाय हमारी ब्याती है ना, उसके बाद जब पहला मिल्क देती है ना गाय, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। यानी कि क्या है, जो पहला मिल्क हमारे गाय द्वारा दिया जाता है ना, उसे ही हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। एंड रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इम्यूनोग्लोबिन। और जो कोलेस्ट्रम होता है ना, ये न्यूट्रिएंट में और इम्यूनोग्लोबिन में रिच होता है। मतलब बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन मतलब जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, वही इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। और ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है काफ को। अब समझो कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव क्या होती है, जो हमें जन्म से मिलती है, या फिर हमारे जानवर को जब जन्म से कोई इम्यूनिटी मिलती है ना, जन्म से उसे प्रतिरोधक क्षमता मिलती है रोगों के प्रति, उसे ही हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन जो पैसिव है वो क्या होती है, जो पैदा होने के बाद हमें मिलती है ना, उसे ही हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। गिव्स इमीडिएटली विद इन 30 मिनट्स ऑफ बर्थ। और जो कोलेस्ट्रम है ना, उसे कितनी देर में पिलाना चाहिए हमारे बछड़े को, 30 मिनट के अंदर उसको पिला देना चाहिए कोलेस्ट्रम। द काफ शुड फेड 2 to 3 liters ऑफ कोलेस्ट्रम फॉर फर्स्ट 3 days फॉलोइंग इट्स बर्थ। जो बछड़ा है ना, उसके जन्म से 3 दिन के बाद तक उसे 2 से 3 लीटर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, ये अनिवार्य है। However, according to one recommendation, the colostrum must be fed as per the percent of their body weight। अगर साइंटिफिक तरीके की बात करें तो हमें उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको दूध पिलाना चाहिए। अब समझते हैं कि कितने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। नीचे ये जो टेबल दे रखी है ना, उसमें वही बता रखा है। इसमें दे रखा है कोलेस्ट्रम एज परसेंट ऑफ बॉडी वेट। जो बॉडी वेट के हिसाब से कोलेस्ट्रम हमें कितना पिलाना चाहिए। जब 15 से 30 मिनट होते हैं ना हमारे बछड़े को पैदा हुए, तब हमें उसका बॉडी वेट का 5 to 8% दूध पिलाना चाहिए। जब 10 से 12 घंटे हो जाते हैं तो 5 से 8% पिलाना चाहिए। जब दूसरा दिन होता है ना पैदा हुए, तो उसको 10% कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। और जब तीसरा होता है ना दिन, तब भी हमें 10% पिलाना चाहिए। यानी कि हमें जैसे पता है कि एक काफ का नॉर्मल वेट लगभग 18 से 25 किलो होता है, तो 20 मान के चलते हैं हम, तो 20 के हिसाब से हमें कितना पिलाना चाहिए। तीसरे दिन हमें पिलाना चाहिए 10% इसका, यानी कि 2 लीटर हमें दूध पिलाना चाहिए हमारे बछड़े को। ऐसे हम उसको पिला सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम फीडिंग। अब हम जो कोलेस्ट्रम हमारे बछड़े को पिला रहे हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड्स द इम्यूनोग्लोबिन्स which are presumed to be the source of antibodies which protect the calf from many infections। जो कोलेस्ट्रम होता है ना, वो हमारे बछड़े को बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स देता है। इम्यूनोग्लोबिन्स जैसा कि मैंने पीछे बताया था, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसको बढ़ाते हैं, उसका एक पार्ट होते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रदान करवाता है, जो कि एक अच्छा सोर्स है एंटीबॉडीज का, एक अच्छा स्रोत है एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडीज बढ़ेंगी तो क्या होगा, हमारा जो काफ है ना, हमारा बछड़ा है, वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहेगा। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रम इज 3 to 5 times एज दैट ऑफ नॉर्मल मिल्क। तो इसमें क्या बता रखा है, जो कोलेस्ट्रम होता है ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, 3 से 5 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल मिल्क से। कोलेस्ट्रम एक्ट एज ए लैक्सेटिव एंड हेल्प्स इन एक्सपल्शन ऑफ मिकोनियम। जो कोलेस्ट्रम होता है ना, वो एक लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। और हेल्प किसमें करता है, जो मिकोनियम, जो उसकी फर्स्ट फीसिस होती है ना, मतलब पहला जो मल करता है ना, उसे ही मिकोनियम कहते हैं, उसके एक्सपल्शन में सहायता करता है। अब समझो कि लैक्सेटिव क्या होते हैं। लैक्सेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी फीसिस को सॉफ्ट करती हैं, यानी कि जब वो मल करता है ना, उसको सॉफ्ट कर देती हैं ताकि उसके बाहर जाने में आसानी हो सके।
कोलेस्ट्रम कंटेन्स 5 to 15 टाइम्स मोर विटामिन ए देन नॉर्मल मिल्क। जो कोलेस्ट्रम होता है ना, उसमें 5 से 15 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है एक साधारण मिल्क की तुलना में। बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेशन गिविंग टू द डैम ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। लेकिन ये हर बार नहीं होता है कि उसका जो दूध है उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा 5 से 15 गुना ज्यादा ही हो। ये किस पर डिपेंड करता है? जो हमने ड्राई पीरियड के दौरान हमारी गाय को रेशन दिया है ना, यानी कि कितना राशन हमने उसको खिलाया है ड्राई पीरियड के दौरान, उस पर डिपेंड करता है कि कितना विटामिन ए या फिर कितनी एंटीबॉडीज उसके अंदर ज्यादा होंगी कोलेस्ट्रम के अंदर। आगे आ गए हैं हम आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रम पर। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, मानव निर्मित, और कोलेस्ट्रम मतलब जो पहला दूध होगा वो, यानी कि हम गाय के पहले दूध को कैसे बना सकते हैं बिना गाय के। तो इसमें क्या दे रखा है? इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रम्स, अगर हमारे पास कोलेस्ट्रम अवेलेबल नहीं होता है ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ मदर, जो गाय है वो जन्म देते ही मर गई, या फिर एजलेक्टिया कोलेस्ट्रम सब्स्टिट्यूट कैन बी यूज्ड, या फिर जो गाय है वो दूध कम दे रही है, बहुत कम दे रही है, तब हम इसका यूज करते हैं। किसका? आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रम का। It can be prepared by mixing 2 whole eggs in 1 liter of milk and 30 ml of castor oil। ये कैसे बना सकते हैं हम? आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रम कैसे बना सकते हैं? हमें 1 लीटर दूध लेना है, इसमें क्या लिख रखा है? हमें 1 लीटर दूध लेना है, 2 अंडे लेने हैं और 30 ml कैस्टर ऑयल यानी कि 30 ml अरंडी का तेल लेना है। इट शुड बी फेड 3 टाइम्स इन ए डे, ये दिन में 3 बार उसको पिलाया जाना चाहिए। कंपेरेटिव कैरेक्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रम एंड मिल्क। अब कोलेस्ट्रम और मिल्क में क्या डिफरेंट होता है? क्यों कोलेस्ट्रम मिल्क से अलग होता है? सबसे पहला टेस्ट। टेस्ट में भी कोलेस्ट्रम मिल्क से अलग होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है ना वो थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन मिल्क होता है ना जो नॉर्मल, वो आपने देखा होगा कि वो मीठा होता है। ओडर, ओडर मतलब उसकी स्मेल कैसी है, गंध कैसी है। कोलेस्ट्रम की ऑर्डर क्या होगी? अब नॉर्मल मतलब अजीब सी गंध आएगी, लेकिन जो मिल्क है ना उसकी नॉर्मल मिल्क जैसी ही गंध आएगी। एसिडिटी मतलब वो कितना एसिडिक होगा। जो कोलेस्ट्रम है ना वो 0.2 से 0.2 टाइम्स मिल्क से एसिडिक होगा, और जो मिल्क होगा ना वो 0.12 से 0.14 जो नॉर्मल पीएच है ना उससे ज्यादा एसिडिक होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कोलेस्ट्रम का? -0.606 होगा कोलेस्ट्रम का फ्रीजिंग पॉइंट, और -0.52 से -0.56 होगा मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको याद करने की एक मेरे को ट्रिक पता है दोस्तों। किसी भी वाटर में इम्प्योरिटी होगी तो वो जमेगा नहीं जल्दी। तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि जिस वाटर में इम्प्योरिटीज होंगी ना वो जल्दी जमेगा नहीं, और जो सिंपल पानी होगा ना, जो सिर्फ पानी होगा H2O होगा, वो जल्दी जम जाएगा बजाय इसके कि जिसमें चीनी घोल रखी है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है ना उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होगी ना तो इसका मतलब सिंपल है कि जमेगा भी वो देर में ही, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत कम लगेगा एज कंपेयर टू मिल्क। क्लोराइड, क्लोराइड आयंस कितने होते हैं कोलेस्ट्रम में? ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्लोराइड आयंस होते हैं 0.148 से 0.156, और मिल्क में होते हैं 0.14। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी हमारे मिल्क या कोलेस्ट्रम में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी एक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं वैसे आपको, इसीलिए आप सिंपली ये याद रख लीजिए 1.05 से 1.08 कोलेस्ट्रम की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और 1.029 से 1.032 तक मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब आगे हैं हम टोटल सॉलिड पर, यानी कि जो कोलेस्ट्रम है ना उसमें टोटल सॉलिड पार्टिकल्स कितने होंगे। तो कोलेस्ट्रम में कितने होंगे? 22.5 होंगे, और जो नॉर्मल मिल्क है वो सिंपल सी बात है कोलेस्ट्रम से तो कम ही होंगे सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो होंगे 12.5। अब फैट कितना होगा? फैट कोलेस्ट्रम में कम होता है लेकिन नॉर्मल मिल्क में ज्यादा होता है फैट। तो कोलेस्ट्रम में कितना होगा फैट की परसेंटेज? 3.5, और नॉर्मल मिल्क में 4 होगी। प्रोटीन कितना होगा कोलेस्ट्रम में? प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है 14.3 होगा, लेकिन जो नॉर्मल मिल्क है उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, जैसा कि इसमें दे रखा है 3.3 होगा। जो लैक्टोज है ना, लैक्टोज शुगर होती है दोस्तों, तो कोलेस्ट्रम में कितनी लैक्टोज होगी? 3 होगी, और जो नॉर्मल मिल्क है ना उसमें लैक्टोज की मात्रा 4.6 होगी। जब हम पूरे दूध को सुखाकर जला देंगे ना और उसकी जब राख बनेगी तो उसमें कितना होगा? वो कितनी बनेगी? 1.8 बनेगी, और जो नॉर्मल मिल्क है ना वो 0.8 बनेगी। द फार्म्स वेयर वीनिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड, जो फार्म होते हैं ना ऐसे फार्म जहां पर वीनिंग प्रैक्टिस नहीं की जाती है। अब वीनिंग समझो क्या होता है?
जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस बच्चे को माँ से अलग कर देने की प्रक्रिया को ही हम वीनिंग कहते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहता है, ऐसे फार्म जहाँ पर वीनिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, जहाँ पर वीनिंग नहीं की जाती है, काफ को माँ से अलग नहीं किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो काफ है वो अलग तो होगा नहीं, तो अलग नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, अपनी माँ के पास होगा। तो अपनी माँ के पास होगा ना, तो काफ क्या है, जो बछड़ा है ना, वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा, मतलब अपने आप सीख जाएगा और क्या करेगा, अडर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अपने आप ही सीख जाएगा वो। टू इट्स मदर विद इन एन हाफ एन आवर, कितनी देर में, सिर्फ आधे घंटे में ही वो अपने आप ही अडर तक पहुंचना स्टार्ट कर देगा। बट इन केस वेयर वीनिंग इज फॉलोड, लेकिन उन केस में जहां पर वीनिंग फॉलो की जाती है, मतलब जो बछड़ा है उसको माँ से अलग कर दिया जाता है, द काफ नीड टू ट्रेन फॉर टेकिंग मिल्क आइदर फ्रॉम पेल और मिल्किंग बोटल्स विद रबर निपल्स। वहां पर क्या किया जाता है, जो काव्स है ना, जो बछड़े हैं ना, उनको दूध पिलाना सिखाया जाता है, कैसे, बाल्टी से या फिर बोतल से जिस पर रबर की निपल्स लगी होती हैं। अब आ गए हैं पेल फीडिंग पर। पेल फीडिंग क्या होता है, ए मेथड ऑफ रियरिंग काव्स, एक मेथड है पालन पोषण करने का, किसका, काव्स का पालन पोषण करने का एक मेथड है, बाय वीनिंग देम ऑफ द डैम, क्या करके, अपनी माँ से अलग करके, वीनिंग करके, अलग करके, एंड फीडिंग देम ऑन अनदर काउज मिल्क, और उसको कैसे पालना, या तो किसी दूसरी गाय के मिल्क से पालना, या फिर जो मिल्क रिप्लेसर होता है ना, जैसे आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रम बताया था मैंने, उससे पालना, इन बकेट विदाउट यूज ऑफ निपल। और ये बात ध्यान रखने की है कि बकेट का यूज होता है, ना कि निपल का। निपल का यूज नहीं करेंगे, बकेट का करेंगे। फीडिंग होल मिल्क, अब ये क्या है, ए काफ मस्ट गेट 2 to 3 लीटर्स मिल्क डेली, एक बछड़ा जो है उसको 2 से 3 लीटर दूध डेली पिलाना चाहिए, i.e. 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि 1/10वां भाग उसके बॉडी वेट का उसको पिलाना चाहिए। आगे आ गया है मिल्क रिप्लेसर, नाम से पता चलता है जो मिल्क को यानी कि दूध को रिप्लेस करता है उसे ही हम मिल्क रिप्लेसर कहते हैं। इट इज द सब्सटेंस दैट रिप्लेस द मिल्क, ऐसा सब्सटेंस होता है ये जो मिल्क यानी कि दूध को रिप्लेस कर देता है, विच इज फेड टू द काफ, जो कि हमारा जो बछड़ा है उसको पिलाया जाना चाहिए। इन द फॉलोइंग कंडीशन, ये क्यों पिलाया जाता है, कुछ कंडीशन होती हैं कि कब पिलाया जाता है। इफ द डैम और मदर डाइज, अगर उसकी जो माता है ना यानी कि बछड़े की माँ है ना वो मर जाती है, तो उस केस में हम मिल्क रिप्लेसर का यूज करते हैं। इफ देयर इज सेसेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय द डैम, अगर जो माता है ना उसकी, जो भी उसके बछड़े की माँ है ना, वो मिल्क प्रोड्यूस कम कर रही है, इस केस में हम मिल्क रिप्लेसर का यूज करेंगे। इफ मिल्क इज इनसफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड बाय द डैम, अगर जो मिल्क है ना वो इनसफिशिएंटली मतलब पूर्ण तरह से प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है डैम के द्वारा यानी कि मदर के द्वारा। गुड क्वालिटी का मिल्क रिप्लेसर, गुड क्वालिटी मिल्क रिप्लेसर किसे कहते हैं, स्प्रे ड्राइड स्किम मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 50 पार्ट्स के स्प्रे ड्राइड स्किम मिल्क पाउडर लेंगे हम। स्किम मिल्क क्या होता है दोस्तों, आपने कभी कभी घर में अपनी माताओं को देखा होगा, वो क्या करती हैं कि जब मिल्क आता है ना, हमारे घर में दूध आता है, तो उसे गर्म करके फ्रिज में रख देती हैं, जिससे उस पर मलाई आ जाती है और मलाई हटाकर वे दूध यूज करती हैं। जो मलाई हटाकर दूध यूज होता है ना उसे हम स्किम मिल्क कहते हैं, और उसका पाउडर बना के यूज होता है ना उसे स्किम मिल्क पाउडर कहते हैं। उसके 50 पार्ट्स यूज करने हैं। और नेक्स्ट क्या है, ड्राइड वे यानी कि प्रोटीन। जैसे कि आपने जिम करने वाले बंदों को देखा होगा, वे क्या लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं। तो वे का मतलब प्रोटीन ही होता है दोस्तों। उसके 10 पार्ट लेने हैं। एंड नॉन मिल्क सोर्स, और कोई भी नॉन मिल्क सोर्स लेना है। और नॉन मिल्क सोर्स में क्या आएगा, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, वेजिटेबल, प्रोटीन और फैट आएंगे। उसके कितने पार्ट लेने हैं, हमें 40 पार्ट लेने हैं। नोट, दिस मिल्क रिप्लेसर विल बी मिक्स्ड विद ल्यूकवार्म वाटर इन प्रिपरेशन ऑफ 1:8। जो ये हमने मिल्क रिप्लेसर बनाया है ना, वो पानी में कैसे मिक्स करना है, अगर 8 लीटर पानी है ना, तो उसमें 1 लीटर हमें मिल्क रिप्लेसर मिलाना है। इस रेशो में हमें ये मिलाना है मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर उसमें क्या क्या होता है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एक मिल्क रिप्लेसर के। उसमें क्या होता है, व्हीट होता है 10%, लिंसीड मील होता है 40%, दूध होता है 23%, कोकोनट ऑयल होता है 10%, ब्यूट्रिक एसिड 0.3, सिट्रिक एसिड 1.5%, मिनरल मिक्सचर उसमें मिले होते हैं 3%, और एंटीबायोटिक होती है उसमें 0.2%। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि एक मिल्क रिप्लेसर बनाएगा। अब आ गए हैं हम फीडिंग काफ स्टार्टर पर। जो काफ स्टार्टर है ना, वो अब होता क्या है ये समझो पहले।
काफ स्टार्टर इज ए मिक्सचर, काफ स्टार्टर एक मिक्सचर होता है कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्या होता है ग्राउंड फार्म ग्रेन्स, जो मोटा अनाज होता है ना जैसे बाजरा हो गया या फिर मक्का हो गया, उसे ही हम ग्राउंड फार्म ग्रेन्स कहेंगे। प्रोटीन फीड्स एंड मिनरल्स, जो प्रोटीन है वो मिलेगा एंड मिनरल्स भी उसमें मिलेंगे, विटामिन और एंटीबायोटिक्स भी मिलेंगे काफ स्टार्टर में। एट 2 weeks ऑफ एज काफ स्टार्टर में भी स्टार्टेड टू गिवन, जो काफ स्टार्टर है वो कब देना चाहिए, जब हमारा जो बछड़ा है वो 2 वीक का हो जाए। एंड होल मिल्क में भी कट डाउन, और जब हमारा बछड़ा है ना वो 2 हफ्ते का हो जाएगा ना, उसके बाद उसका जो मिल्क देते हैं ना उसे कोलेस्ट्रम के रूप में, वो भी कट डाउन कर सकते हैं, मतलब उसको भी छुड़वा सकते हैं हम। काफ स्टार्टर में क्या होना चाहिए, 75% टीडीएन होना चाहिए, 40 to 16% डीसीपी और 20 to 20% सीपी। टीडीएम की फुल फॉर्म क्या है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। डीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, एंड सीपी की फुल फॉर्म है क्रूड प्रोटीन। अब इस टेबल में दे रखा है कि जो काफ स्टार्टर होता है ना उसमें क्या क्या मिला होता है। तो काफ स्टार्टर में क्या क्या मिला होता है, मेज यानी कि मक्का होता है 42 पार्ट का, यानी कि 42% उसमें मक्का मिला होता है। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली कितनी होती है, 35% होती है। व्हीट या राइस ब्रान यानी कि जिसे हम चोकर कहते हैं ना, वो 10% मिला होता है। फिश मील कितना मिला होता है, 10%। और मिनरल मिक्सचर होते हैं ना वो 2% और नमक 1%। फीडिंग ग्रेन मिक्सचर, एक ग्रेन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड मेज। अब जो ग्रेन मिक्सचर है ना, ग्रेन मतलब दाने और मिक्सचर मतलब मिक्स करना, कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड मेज। जो ग्रेन मिक्सचर होता है ना उसमें क्या होता है, ग्राउंड मेज होता है, मतलब मक्का होता है 2 पार्ट। व्हीट ब्रान यानी कि जो गेहूं होता है ना वो होता है 2 पार्ट। इज गुड फॉर फीडिंग काउस। ग्रेन्स शुड बी गिवन फ्रॉम 4 months ऑफ एज। जो हम दाने वगैरह खिलाते हैं ना उसको, ग्रेन्स खिलाते हैं ना बछड़े को, वो कब से स्टार्ट कर देने चाहिए, 4 महीने की एज से स्टार्ट कर देने चाहिए। साइलेज फीडिंग, अब सबसे पहले समझो कि साइलेज क्या होता है। साइलेज क्या होता है, जब हमारे पास हरा चारा होता है ना तो उसका हम क्या करते हैं, एक कमरे में गड्ढा खोदकर उसे दबा देते हैं ताकि उसमें जो नमी है ना वो बनी रहे और वो सूखे ना। और ये यूज कब कर सकते हैं हम, जब हमारे पास हरा चारा अवेलेबल ना हो तब इसको निकाल कर यूज कर सकते हैं, उसे ही हम साइलेज कहते हैं। इफ गुड क्वालिटी साइलेज इज अवेलेबल, अगर गुड क्वालिटी का साइलेज अवेलेबल है ना हमारे पास, देन 1 to 2 kg साइलेज डेली कैन बी फेड टू द काउज। तो हमें क्या करना है, 1 से 2 किलो साइलेज खिलाना है अपने बछड़े को अप टू 3 to 4 months ऑफ एज, 3 से 4 महीने की एज तक। इंक्रीज द अमाउंट अबाउट 500 ग्राम पर डे फॉर ईच मंथ ऑफ काफ एज। जैसे जैसे हमारा बछड़ा बड़ा होगा ना हर महीने, उस हिसाब से हम हर रोज 500 ग्राम साइलेज बढ़ाते रहेंगे। एंटीबायोटिक सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक को देना, तो इट इज ए कंट्रोवर्शियल इशू टू यूज एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है ना वो एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, मतलब मतभेद का इशू रहा है कि करना चाहिए यूज या नहीं करना चाहिए, एज ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में। और नॉट ओइंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बट द एक्सपेरिमेंट हैज इंडिकेटेड, जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो हुआ है that feeding oromycin and terramycin at the rate of 80 mg per day per calf 4 to 116 days of age increases growth rate from 10 to 30%, improve appetite, reduce calf score and thus calf mortality rate also। तो इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें क्या दे रखा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें क्या पता चला है कि जो ओरोमाइसिन और टेरामाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है ना उसको किस रेट से खिलाना, 80 mg पर डे, हर दिन 80 mg खिलाना पर डे पर काफ, हर काफ को 4 से 116 दिन तक। तो इसको खिलाने से क्या होता है, जो ग्रोथ है ना हमारे काफ की वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे, 10 से 30% तक उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। एंड इम्प्रूव एपिटाइट, यानी कि जो हमारा बछड़ा है ना उसको भूख भी सही लगेगी। रिड्यूस काफ स्कोर, यानी कि उसको दस्त भी नहीं लगेंगे। एंड 10 काफ मोर्टेलिटी रेट आल्सो, और जो हमारे बछड़ों की मरने की संख्या है ना वो भी कम हो जाएगी। प्रोवाइडिंग मिनरल्स, मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा शुड बी फेड टू द काफ। जो मिनरल्स होते हैं ना कैल्शियम फॉस्फोरस जैसे, उनको काफ को खिलाया जाना चाहिए एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 2% ऑफ द कंसेंट्रेट। हम जो कंसेंट्रेट खिलाते हैं ना उसके 2% का हमें मिनरल खिलाने चाहिए। डीवॉर्मिंग क्या होता है, डीवॉर्मिंग ऑफ काव्स इज नेसेसरी
डीवॉर्मिंग होता है ना जो काव्स में, जो बछड़ों में डीवॉर्मिंग होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है बिकॉज 90% ऑफ काफ डाइज विद इन 6 मंथ ड्यू टू एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस एक बीमारी होती है दोस्तों, और बीमारी कैसे होती है? ये डीवॉर्मिंग के कारण होती है। और बीमारी कैसे होती है दोस्तों? ये वोमिंग के कारण होती है, मतलब पेट के कीड़ों के कारण होती है एस्कैरियोसिस। तो डीवॉर्मिंग का क्या मतलब है? जो पेट के कीड़े हैं ना, उनको मारना ही डीवॉर्मिंग कहते हैं। और 90% जो 90% काव होते हैं ना, वो इसी के कारण सिर्फ 6 महीने में मर जाते हैं। अकैरिसिडल ट्रीटमेंट, अब ये कौन सा ट्रीटमेंट होता है? इन क्रॉस ब्रीड कैटल, जो क्रॉस ब्रीड के कैटल होते हैं ना, काफ थिलेरियसिस एंड अदर प्रोटोजोन पैरासाइट्स आर फाउंड कॉमनली। काफ थिलेरियसिस एक प्रोटोजोआ दोस्तों जो बीमारी कोज करता है, एंड अदर प्रोटोजोन पैरासाइट्स, और कोई भी अदर प्रोटोजोन पैरासाइट कॉमनली फाउंड होते हैं। Hence medicines against ticks should be sprayed regularly। तो हमें क्या करना है रोजाना? जो मेडिसिन होती है ना टिक्स को हटाने के लिए, मतलब चीचड़ों को हटाने के लिए मेडिसिन होती है ना, उसका छिड़काव करते रहना चाहिए। डिसबडिंग, डिसबडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड्स। आपने देखा होगा जब बछड़ा पैदा होता है ना, तो उसके सींग की जगह छोटे छोटे बर्ड्स मिलते हैं, उनको ही हटाना रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड्स यानी कि डिसबडिंग कहलाता है। इट शुड बी डन एट द एज ऑफ 10 to 20 डेज। ये 10 से 20 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। वीनिंग ऑफ काफ पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।